कवि सम्राट नरेंद्र देव के साथ एक दिन बाबू शरद चंद्र बैठे चाय पी रहे थे। बात चल रही थी श्रीकांत के एक चरित्र नायक इंद्रनाथ के बारे में। शरद चंद्र बोले, इंद्रनाथ बनाम राजू कितना साहसी था, ये समझना मेरे लिए कठिन है। स्वयं तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे। जहाँ हम भय से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठते हैं, वहाँ वो कूदकर सबसे आगे आ जाता था। भय क्या होता है, जैसे वो जानता ही नहीं था। लगे हाथ बचपन की एक कहानी सुनाए देता हूँ। उन दिनों मैं स्कूल का छात्र था। राजू स्कूल छोड़ देने के बाद जन सेवा में लगा रहता था। जब किसी पर कोई मुसीबत आती, उससे वो मुक्त कराना, किसी बीमार की सेवा करना, कौन कहाँ पर गया, उसकी दाह क्रिया आदि कार्य, ये सभी काम वो दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। आवश्यकता पड़ने पर राजू मुझे बुला लेता था। दाह संस्कार वाला कार्य अकेले न कर पाने के कारण उसे मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ती थी। एक बार डिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ नाटक खेला जा रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग आए हुए थे। मैं एक कोने में बैठा बड़ी तन्मयता से नाटक देख रहा था। ठीक उसी समय न जाने कहाँ से राजू आया और बोला, यहाँ आओ, सुनो। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहा, उस टोले में तारापत का लड़का हैज़े की बीमारी से अभी अभी मर गया है। छोटा सा बच्चा है, केवल 3 साल का। काफ़ी कोशिश की पर बच नहीं सका। एक ही लड़का था, बेचारा हैज़े में चल बसा। अब तारापत और उसकी पत्नी दोनों लाश को लेकर आसमान सर पर उठा रहे हैं। मेरी समझ से इस छूत की बीमारी की लाश उनके निकट रहने देना ठीक नहीं है। सोच रहा हूँ इसी समय शमशान ले चलूँ। गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चल तू मेरे साथ चल। बिना किसी प्रकार का प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वहीं तक नाटक देखना भाग्य में बंधा था। तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी तरह से बच्चे की लाश हम 2 लोगों ने अपने कब्ज़े में ली। उसके बाद हम गांव के शमशान की ओर चल पड़े। उस समय रात का 1 बज चुका था। तारापद और उसकी पत्नी को दिलासा देकर किसी तरह से बच्चे की लाश हम लोगों ने अपने कब्ज़े में ले ली। उसके बाद हम गांव के शमशान की ओर चल पड़े। उस समय रात का 1 बज चुका था। रास्ते में मैंने कहा, एक लालटेन ले लेते तो अच्छा होता। राजू ने कहा, अच्छा तो होता, पर इस समय मिलेगी कहाँ। घर में कौन बैठा है। मेरे पास दिया सलाई है, ज़रूरत पड़ने पर इसी से काम चल जाएगा। प्रत्युत्तर में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे मैं था। गंगा के किनारे शमशान है। जितना विराट है उतना ही एकांत व सुनसान भी। लोग यहाँ दिन में भी आने से डरते हैं। आसपास काफ़ी दूर तक कोई गांव या झोपड़ी नहीं है। नाम के लिए 2-4 खजूर और कटहल के पेड़ हैं, अन्यथा जितनी दूर तक निगाह फेंकिए केवल बालू ही बालू दिखाई देती है। शमशान के बीचों बीच में एक घास फूस की झोपड़ी थी। शमशान यात्री इसी झोपड़ी में धूप और बरसात के समय आराम करते थे। एक ओर जहाँ ये झोपड़ी लोगों के लिए बनाई गई थी, वहीं दूसरी ओर लोग शमशान स्थित इस झोपड़ी में भूतों का अड्डा है कहा करते। रात की बात छोड़िए, दिन में भी कोई उस झोपड़ी के भीतर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजू इन सब फजूल बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। हालांकि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैर कसकर पकड़े हुए है। साथ में राजू था, इसलिए कुछ हिम्मत बंधी थी। ज़मीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफ़ी देर से बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद अपना काम करेंगे। क्यों, ठीक है ना। राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने ही वाला था कि अंधकार में झोपड़ी के अंदर स्पष्ट रूप से ये आवाज़ सुनाई दी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हो। उस समय मेरी हालत कैसी हो गई, इसकी कल्पना तुम कर ही सकते हो। सिर के बाल तकवे की तरह खड़े हो गए। डर से सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया।
लेकिन राजू ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं हूँ। मैं हूँ? कहते हुए राजू ने दिया सलाई जलाई। उस रोशनी में हमने देखा, हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह की कोई आकृति पसरी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे ये तो एक और मुर्दा है, पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी की तलाश में गए हैं। तभी पुनः आवाज़ आई, नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूँ। इस बार अत्यधिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मेरी ज़बान तालू से चिपक गई, भय से जबड़ी लग गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने पुनः निर्भय भाव से पूछा, तब तुम कौन हो? दिया सलाई की पहली तीली बुझ गई थी। राजू ने दूसरी जलाई। इस बार गौर करने पर यह आवाज़ गंदे कपड़ों के भीतर से आई, मैं गंगा यात्री हूँ बेटा। राजू ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरने की बात नहीं है रे, ये मुर्दा नहीं, गंगा यात्री अर्थात जो मरणासन्न हो जाते हैं। उनका अंतिम समय निकट जानकर लोग उसे जीवित अवस्था में ही शमशान में ले जाते हैं ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो है। इसके बाद राजू ने एक बीड़ी सुलगाकर उसके मुंह में लगा दी। बीड़ी का एक कश लेते हुए वृद्ध ने परम तृप्ति के साथ कहा, ओह जान बची। कई दिन हुए आया हूँ, मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सबके सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करने शुरू कर दिए, कितने दिन हुए यहाँ आए? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? वे लोग कहाँ हैं? बूढ़े ने कहा, 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है। मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहाँ ले आए हैं। वे लोग भी मेरे साथ यहाँ थे। आज न जाने कहाँ पास ही में कलकत्ते से कोई नौटंकी कंपनी आई है। आज न जाने कहाँ पास ही में कलकत्ते से कोई नाटक कंपनी आई है। वहीं वे लोग नाटक देखने चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ। ये देखकर सभी मुझ पर बुरी तरह नाराज़ हैं। कहते हैं, सोचा था बुढ़ा जल्दी चल बसेगा, लेकिन यहाँ तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ जा रहा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या बधा है, न जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बन जाने पर सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए? आपको देखने से ये नहीं लगता कि आप मरने वाले हैं। अभी तो आप काफ़ी स्वस्थ हैं। आपका घर कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको ले जाएंगे। वरना घर वापस नहीं जाना चाहिए कहकर जो लोग आपको यहाँ ले आए हैं, शायद वही आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कई दिनों से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं। पता नहीं कब गला दबा दें। राजू ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम समाप्त कर लें, इसके बाद आपको अपने साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे यहाँ रहिएगा, कल सुबह आपको छोड़ आएंगे। तारापद के मृत लड़के को हमने ज़मीन में दफना दिया। इसके बाद राजू गंगा में गोता लगाकर वापस आया। मुझसे बोला, तू ये सब कपड़ा बिछौना उठा ले। जाते समय जैसे गया था, आते समय भी उसी तरह आया। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं कपड़ा बिछौना आदि लादे चल रहा था। मामा के घर पास आने पर देखा, नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सुन रहे थे शरत चंद्र की रचना राजू का साहस।